स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं कुछ सर्किट के क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चंस हैं। सवाल ये है कि अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट। एक स्टोरेज बैटरी है। स्टोरेज बैटरी किसे कहते हैं? जो ईएमएफ को स्टोर कर लेती है अपने अंदर। ईएमएफ कितना है? 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, और उस बैटरी का सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। इस बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। बैटरी तो बाहर से चार्ज होती है ना, सेल 120 वोल्ट डीसी डायरेक्ट करंट सप्लाई से, और उसके सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है 15.5 ओम। तो पूछा है टर्मिनल वोल्टेज बताइए। टर्मिनल वोल्टेज आप जानते हो किसे कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज का मतलब वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पहले भी बता चुका हूं। सबसे पहले इस सवाल में क्या करना है कि इस सेल का ईएमएफ 8 वोल्ट है। देखो, तो सेल का ईएमएफ 8 वोल्ट है और जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो 120 वोल्ट। दिमाग लगाओ। और ये स्टोरेज बैटरी, तो क्या करेगा? ईएमएफ इसका 8 वोल्ट है, जो होता है मैक्सिमम वोल्टेज, अब इसको चाहिए, और सप्लाई इससे कहीं ज्यादा हो रहा है 120 वोल्ट। तो ऐसे सवाल में जो यूज करेगा, जिसके थ्रू करंट फ्लो होगा, ना वो 8 होगा ना वो 120 होगा। 120 माइनस 8, 112 वोल्ट। क्योंकि सप्लाई आप दे रहे हो 120 और इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी है, स्टोरेज सेल का मतलब जितना ईएमएफ है वो स्टोर कर लेगा। बोलेगा मैंने इसको स्टोर कर लिया, मैं यूज नहीं करूंगा, बस मेरे अंदर इकट्ठा रहेगा वो। तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज और मिल रहा है उसको 112 वोल्ट, इसी की वजह से करंट फ्लो करेगा। और जब ये 112 वोल्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा, तब ये अपने अंदर जो स्टोर किए हुए 8 वोल्ट, उसकी वजह से करंट का फ्लो शुरू होगा। ये स्टोरेज सेल होता है। हमने सप्लाई कितना किया? 120 वोल्ट। स्टोर कितना कर ले रहा है वो? 8 वोल्ट। तो ये तो स्टोर कर लिया, स्टोरेज बैटरी है। तो जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, वो जो बच गया वो उसकी वजह से करेगा, यानी 102 वोल्ट। और करंट निकालने आता ही आपको, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आई बराबर ईएमएफ कितना लेंगे? 112 जो यूज हो रहा है, और टोटल रेजिस्टेंस में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों की वैल्यू गिवन है, करंट निकल गया। और हमें निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज मैंने पढ़ाया था, ये वोल्टेज होता है अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आई निकल गया, आई इंटू आर, ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज। वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आई इंटू आर। आई कैसे निकालेंगे ध्यान रखना। जो भी स्टोरेज बैटरी होती है उसमें सप्लाई ज्यादा होता है और उसकी ईएमएफ स्टोरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज मिलता है ना, उसी की वजह से करंट का फ्लो होता है, याद रखना। और नॉर्मल सेल होता तो इसमें ये देता ही नहीं, जो ईएमएफ होता वो एक ही ईएमएफ देता, उसी से निकाल देते जैसे पहले कराया था। अब क्वेश्चन देखो, ये ग्राफ है वीआई ग्राफ। वीआई मैंने पढ़ाया था टीपीडी और करंट सेल के लिए है। दिस इज वीआई ग्राफ, वी फॉर टीपीडी, आई फॉर करंट। 3 सेल्स का है, 1-2 सेल का नहीं है, 3 सेल का है। यानी इससे जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो 1 सेल का नहीं, 3 सेल का होगा। और वो तीनों सेल किसमें होंगे? सीरीज में है। बोला है ये वीआई ग्राफ है 3 आइडेंटिकल सेल का, 3 आइडेंटिकल सेल्स, और वो तीनों सेल किसमें है? सीरीज में है। तो आपसे बोला है कि सब एक जैसे सेल है तो सबका ईएमएफ निकालो, सबका तो एक ही होगा, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, वो भी एक ही होगा, वही पूछा है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये ग्राफ 3 आइडेंटिकल सेल का है, 1 का 2 का नहीं, 3 का है, और तीनों एक जैसे हैं और सीरीज में है। तो पूरे का अगर हम पूरे सर्किट का अगर हम ई नेट देखें, पूरे सीरीज का जो तीनों सेल का जो ग्राफ है, तीनों सेल के लिए जो ईएमएफ की वैल्यू देखें तो E प्लस ई प्लस ई, 3 सीरीज में है तो प्लस होता है, और एक जैसे हैं तो सबका ई लेंगे। और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या लेंगे? R प्लस आर प्लस आर, 3R रेजिस्टेंस भी जोड़ के आता है। यानी इस सर्किट के जो टोटल ईएमएफ मिला वो 3E, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मिला 3R। क्योंकि ये ग्राफ से जो भी डाटा होगा वो एक सेल का डाटा नहीं होगा, वो 3 सेल का होगा जो सीरीज में है, ध्यान रखना। अब ग्राफ में आ जाओ। ग्राफ में आओ तो एक चीज बताओ, ग्राफ में मुझे जहां तक दिख रहा है, अब ग्राफ जानते हो, मैं बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो अगर देखा जाए ध्यान से, तो अगर ये वोल्टेज वाला लाइन है, ये वोल्टेज वाला, इस लाइन पे करंट 0 होगा, और ये करंट वाली लाइन है तो इस लाइन पे वोल्टेज 0 होगा। तो देखो ध्यान से, 6 वोल्ट पे करंट 0 होगा,
अरे यार यहाँ पे वोल्टेज क्या है 6 है और इस वोल्टेज वाली लाइन पे करंट 0 होगा, तो कह सकते हैं ना कि सर 6 वोल्ट पे करंट क्या होगा 0 होगा। अगर देखा जाए ग्राफ के हिसाब से तो 6 वोल्ट पे हमें करंट क्या मिल रहा है 0, क्योंकि वोल्टेज के लाइन पे करंट नहीं और करंट के लाइन पे वोल्टेज नहीं, तो कह सकते हैं 6 वोल्ट पे करंट क्या है 0 है। और मैंने क्या पढ़ाया था, जिस वोल्टेज पे करंट 0 होता है, याद करो, जिस सेल का वो वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे करंट 0 माना जाता है उसे क्या कहते हैं, उस वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। यानी कि जो 6 वोल्ट है वो इस सर्किट का क्या होगा ईएमएफ होगा। ईएमएफ यानी कितना 3E, 3 सेल का है ना ये, तो 3E बराबर 6, तो एक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट आ गया। फिर से सुनो, ये जो 6 वोल्ट है इस वोल्टेज पे करंट क्या है 0। देखो ना यार, वोल्टेज वाली लाइन पे करंट नहीं, तो 6 वोल्ट पे हम करंट को 0 बोल सकते हैं। और मैंने क्या पढ़ाया था, 6 वोल्ट पे करंट 0 हो, और मैंने क्या कहा था, जिस वेन करंट 0 होता है तब वोल्टेज को क्या कहते हैं ईएमएफ कहते हैं, तब वोल्टेज ऑफ सेल को क्या कहते हैं ईएमएफ कहते हैं। यानी जो 6 वोल्ट है वो ईएमएफ है कितना पूरे सिस्टम का, यानी 3E बराबर 6, तो एक सेल का 2। अब आ जाओ यहां आ जाओ, 1 एम्पियर पे वोल्टेज 0 होगा। क्या मैंने कहा था, इस लाइन पे वोल्टेज 0 लेंगे, इस लाइन पे करंट 0 लेंगे, तो इस वोल्टेज पे जैसे करंट 0 था तो इसी तरह 1 एम्पियर पे वोल्टेज यानी टीपीडी 0 है। जब करंट पे वोल्टेज लेते हैं तो उसको टीपीडी कहते हैं। और मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया था टीपीडी और ईएमएफ का, याद कीजिए, V बराबर E माइनस IR, ये टीपीडी है ईएमएफ। इस फॉर्मूले में जैसे ही हम करंट को 1 रखेंगे, जैसे ही करंट बराबर 1 रखेंगे तो तुरंत टीपीडी क्या हो जाएगा 0। देखो ना 1 पे टीपीडी 0 है, तो इस फॉर्मूले में I जैसे ही 1 रखोगे टीपीडी 0 कर दो, ईएमएफ पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, सिंपल। इस पे करंट 0 यानी तो ईएमएफ, और जिस पे करंट 0 है वो क्या कहलाता है ईएमएफ, ई आ गया। और इस करंट पे टीपीडी 0, करंट पे तो जब करंट आ गया तो उसको टीपीडी कहेंगे, तो इस करंट पे नो वोल्टेज यानी नो टीपीडी, तो इस फॉर्मूले में जैसे ही 1 रखेंगे तो यह टीपीडी 0 कर दो, स्मॉल आर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन के बाद अब हम आ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ये एक सर्किट है, देखना ये एक सर्किट है। इस सर्किट में 1 2 3 4 5 6 7 8 रेजिस्टेंस, और पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फिर ए एंड सी। तो सबसे पहले तो आप हमें यह बताइए कि इसमें से कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, पता ही नहीं चल पा रहा है। कैसे पता चले सर कौन सीरीज कौन पैरेलल? एक सिंपल सर्किट होता है, देखने में पता चल जाता है, एक तो पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ट्रिक क्या है सवाल में, देखो सबसे पहले किसके बीच निकालना है, ए और डी के बीच। देखो कैसे करते हैं, तो ट्रिक क्या है बेटा, सबसे पहले ज्वाइन अ सेल बिटवीन ए एंड डी। ऐसे सवाल में जिस दो पॉइंट के बीच बोलेगा कि टीपीडी निकाल, सॉरी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, सब का नेट बताइए, तो दो पॉइंट के बीच पूछेगा। तो क्या करना है, जब समझ में ना आए कि क्या हो रहा है, कौन सीरीज कौन पैरेलल, तो ट्रिक ये है कि जैसे ए और डी के बीच पूछा है ना, तो चुपचाप से सर्किट दोबारा बनाओ और ए और डी के बीच आराम से एक सेल ज्वाइन कर दो, बस यही काम करना है। तब समझ में अब समझ में आ जाएगा कौन सीरीज और कौन पैरेलल। जैसे ए और डी के बीच निकालना है तो ए और डी के बीच एक सेल ज्वाइन कर दो, कर दिया आपने। अब देखो, अब यहां से करंट निकला सेल से, जैसे ही करंट यहां आएगा, पहले एक बात और सुनो, जब आपने ए और डी के बीच निकालना था तो आपने ए और डी के बीच अपनी मन से अपनी मर्जी से बैटरी कनेक्ट कर दिया। जब बैटरी कनेक्ट करोगे तो यहां ध्यान से देखो, यहां R4 और R8 बेकार है। बेकार का मतलब क्या हुआ, इसमें कोई करंट नहीं आएगा। किसमें किसमें नहीं आएगा, R4 और R8 में। क्यों नहीं आएगा करंट, वजह बताओ। करंट हमेशा क्लोज लूप में घूमता है, क्लोज सर्किट में। R8 में करंट मान लो इधर चला भी गया तो इधर जाके जमीन में थोड़ी गिर जाएगा, इधर चला भी गया तो इधर जाने के बाद गिर थोड़ी जाएगा। कभी भी ओपन वायर में करंट फ्लो नहीं करता है, ओपन वायर में कभी करंट फ्लो नहीं करता है, याद रखना। तो जब हमने ए और डी के बीच बैटरी जोड़ दिया, क्योंकि ए और डी के बीच निकालना था, तो हमने ये पाया कि जब R4 और R8 ये ओपन हो गए, खुले रह गए, और खुले वायर में करंट नहीं जाता, यानी इस सर्किट में R4 और R8 खत्म, बेकार, इसको देखना भी मत। अब देखते हैं, तो अब जब यहां से करंट निकला, यहां करंट आया, तो यहां जब आएगा तो एक रास्ता ये पकड़ लेगा, एक रास्ता ये पकड़ लेगा।
जब यहां से करंट R1 होते हुए यहां पे पहुंचेगा तो एक रास्ता R2 की तरफ, एक रास्ता R6 की तरफ, लेकिन जो R6 में जाएगा वही R5 में जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर तो जाना नहीं है, तो जो R6 में गया वही R5 में गया, और जो R5 में आएगा वही R7 में आएगा, क्योंकि इधर भी नहीं जाना है। यानी यहां से जो करंट आया तो इधर तो बढ़ गया, इधर भी बढ़ गया, लेकिन जो इसमें गया वही इसमें गया, वही इसमें गया, क्योंकि इन दोनों में तो जाना ही नहीं था। तो इसका मतलब इन तीनों में सेम आया, तो लिख सकते हैं फिर R5, R6, R7 में तीनों में सेम करंट गया सर, तो ये तीनों सीरीज। इनका सॉल्व करके मान लो R डैश आ गया सीरीज के फॉर्मूले से। अब जो पूरा हटकर जो R डैश आएगा, इन तीनों का जो नेट R डैश आएगा, वो R डैश और R2 आमने सामने क्या हो जाएंगे? पैरेलल। इन दोनों को पैरेलल के फॉर्मूले से निकालो तो क्या आ गया? R डबल डैश आ गया। अब R1 ये पूरा हटकर अब आ चुका है क्या? R डबल डैश और R3 तीनों लाइन से आगे, लास्ट में तीनों के तीनों सीरीज। मैंने क्या कहा? जैसे हमें जिसके बीच निकालना है A और D के बीच, फिर से सुनो, सर्किट समझ में आए तो जिन दो पॉइंट के बीच बोले ना, उन दोनों पॉइंट के बीच क्या करेंगे? एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, उससे पता चल जाएगा कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। अब जैसे बैटरी कनेक्ट कर दिया तो ये दोनों ओपन वायर हो गए। ओपन वायर का मतलब करंट नहीं जाएगा, तो करंट नहीं जाने का मतलब बेकार हो गया ये दोनों। अब यहां से जो भी करंट आया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, लेकिन जो इधर गया वही इधर गया, वही इधर गया, तो ये दोनों तो बेकार है, करंट तो जाना नहीं है। तो ये तीनों सीरीज ऐड करके R डैश आ गया। अब जो आएगा R डैश, तीनों का नेट वो सामने सामने R2 के साथ पैरेलल। अब R डैश R2 पैरेलल, इसका पैरेलल वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो R डबल डैश आ गया। अब लास्ट में R1, ये पूरा जो आया था R डबल डैश और R3 तीनों एक लाइन में आ गए, लास्ट में तीनों सीरीज। अब किसके बीच निकालना था बेटा? A और C के बीच। तो A और C के बीच क्या करेंगे? अब हम A और C के बीच बैटरी कनेक्ट कर देंगे। देखो A और C के बीच, जिसके बीच बोलेगा उसके बीच बैटरी कनेक्ट कर दो। ये सवाल ऐसे ही होते हैं। अब जैसे कनेक्ट कर दिया तो अब कौन सा बेकार हो गया? R3 और R4। देखो ये दोनों खुले रह गए। कौन कौन खुले रह गए? R4 और R3। मैं दोबारा क्रॉस लगा दूं, ये दोनों ओपन रह गए। तो अब इस सवाल में ये दोनों बेकार हैं, R4 R3 बेकार है, नो यूज। तो अब बताओ, यहां से करंट चला, यहां आया, यहां आया, यहां पे दो रास्ते, एक R2 की तरफ, एक R6 की तरफ। जो R6 में जाएगा वही R5 में जाएगा, क्योंकि इधर जाना नहीं है। इधर से जो R2 में जाएगा वही R7 में जाएगा, क्योंकि इधर जाना नहीं है। तो इधर से R6 R5 में सेम करंट, तो R5 R6 सीरीज R डैश आ गया। इधर से R2 और R7 में सेम करंट, क्योंकि इधर तो जाना नहीं है, तो इधर से R2 और R7 में सेम करंट, तो इधर से ये दोनों सीरीज आ गया, इसका R डबल डैश आ गया। अब R5 R6 का नेट R डैश, R2 R7 का नेट R डबल डैश, सेम करंट सीरीज, सेम करंट सीरीज, इधर इधर जाना ही नहीं था। अब इसका R डैश, इसका R डबल डैश, फिर वो आमने सामने होके R डबल डैश पैरेलल होके मान लो R ट्रिपल डैश। अब ये चारों हटके R ट्रिपल डैश आ गया, सब का नेट। तो लास्ट में फिर R1, ये R ट्रिपल डैश और R8 तीनों एक लाइन में आ गए। तो लास्ट में फिर R1 R ट्रिपल डैश R8 सीरीज में, यानी लास्ट में तीनों ऐड होके आ जाएगा टोटल। ट्रिक समझ में आना चाहिए। सबसे पहले किसके बीच निकालना था? यहां A और C के बीच, तो बैटरी कनेक्ट कर दिया। वहां A और D के बीच बैटरी कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने क्या कहा बेटा? फिर क्या करेंगे? करंट फ्लो कराएंगे। तो देखो जैसे करंट आएगा, ये यहां पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, लेकिन जो R6 में जाएगा वही R5 में जाएगा, बिकॉज इधर जाना नहीं है। इधर जो R2 में जाएगा वही R7 में जाएगा, बिकॉज इधर जाना नहीं है। तो इधर से R5 R6 सीरीज, इसका R डैश आ गया। R2 R7 सीरीज, इसका अपना R डबल डैश आ गया। फिर R डैश R डबल डैश पैरेलल, फिर जो सॉल्व होके आएगा वो R ट्रिपल डैश मान लो, R1 R ट्रिपल डैश R8 एक लाइन में, लास्ट में तीनों सीरीज। लास्ट क्वेश्चन, ये एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें बोला है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A और B। A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, A और B के बीच। तो देखो इसमें एक ट्रिक सुनो, ये जो है ना बेटा, ये ऐसे जो गोल सा घुमा है, ये एक वायर है, कॉमन वायर। तो बोलो तो इस वायर से कौन कौन कनेक्टेड है? ये वायर किसको किसको आपस में कनेक्ट कर रहा है बताऊं? R1 को, R2 को और R4 को। आप देख लो, अगर मैं बोलूं किसको किसको ये आपस में कनेक्ट कर रहा है, फिर से देखो,
R1 को, R2 को, इसको मैं R3 मान लेता हूं तो एक नंबरिंग में आ जाएगा और ये हो गया R4। अब बताओ ये जो वायर है, ये जो बाहर से जो वायर गुजरी है वो किसको किसको कनेक्ट कर रही है? R1 को, R2 को, R3 को। बस R4 कहां से? R4 में तो बीच में गैप आ गया। और मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर कोई भी वायर कैपेसिटर्स या रजिस्टर को कनेक्ट करती है, एक ही वायर, तो सबका वोल्टेज सेम हो जाता है। तो ये किसको किसको कनेक्ट कर रही है? R1 को, R2 को, R3 को, यानी कि ये तीनों सेम वायर से कनेक्ट है। देखो एक ही वायर से कनेक्ट है, कौन? तीनों, लेकिन ये बीच में गैप है, ये नहीं कनेक्ट है, R4 नहीं कनेक्ट है। तो R1, R2 और R3 क्या लिखा है मैंने? देखो जरा ध्यान से, कनेक्टेड बाय कॉमन वायर सो देयर वोल्टेज बिकम सेम। जब बहुत सारे एक ही कॉमन वायर से जुड़ जाते हैं तो वोल्टेज सेम हो जाता है। यानी R1, R2 और R3 एक ही वायर से कनेक्टेड है, दोनों का देखो एक ही वायर सबको जोड़ रहा है, तो R1, R2, R3 का वोल्टेज सेम हो जाएगा। और जहां वोल्टेज सेम हो गए तो आप जानते हो R1, R2 और क्या R3 ये आपस में क्या हो गए बेटा? पैरेलल हो गए। अब इनका सॉल्व करके मान लो R डैश आ गया। अब पैरेलल का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए ना, कैसे निकालेंगे R डैश? बोलो कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन R डैश बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। पैरेलल में तो यही तरीका चलता है ना, 1 अपॉन करके। 2 होता है तो डायरेक्ट कैसे हो जाता है? R1 R2 बाय R1 प्लस R2। 3 है तो सॉल्व कर देंगे। अब बताओ R1 R2 R3 का एक वायर से जुड़े होने की वजह से तीनों का वोल्टेज सेम, और सेम का मतलब पैरेलल, इनका आ गया R डैश। अब जो R डैश आएगा वो R4 के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा, पूरा हटके R डैश R4 एक लाइन में आ जाएंगे, तो लास्ट में R डैश और कौन? R4 सीरीज में आ गए, लास्ट में इक्विवेलेंट आ जाएगा R डैश प्लस क्या? R4। दैट वाज द क्वेश्चन। बस ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल था। याद रखना कैपेसिटर हो या रजिस्टर हो, एक ही वायर से 100, 50, 200 को जोड़ दोगे ना तो वोल्टेज सेम हो जाता है, सबका वोल्टेज सेम। यहाँ R4 नहीं करना। अच्छा मान लो ये भी वायर हो जाता, ये बीच में भी हम पूरी मिला देते तो फिर चारों एक ही वायर से जुड़ जाते तो चारों पैरेलल हो जाते। यहाँ ये तीनों एक वायर से जुड़े हैं तो ये तीनों पैरेलल, उनका जो सॉल्व करके R डैश बनाओगे वो R4 के साथ लास्ट में सीरीज। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, इनको देखना। और नेक्स्ट लेक्चर में एकदम डिफरेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।